सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पाइलट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन हम लोग और कर चुके हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता और काफ़ी धर्मों के बारे में देखा है। और अब हम मगध राज्य के उत्कर्ष के टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं और काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। मौर्य काल का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज बात करेंगे हम अशोक अशोक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं, उनसे गुजारिश है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अशोक का काल कब से माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे देखते हैं। अब अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था अशोक का? पटना में। अशोक के बचपन का नाम क्या था? प्रियदर्शी था। अशोक के बचपन का नाम क्या था? प्रियदर्शी। अशोक के माता का क्या नाम था? सुभद्रांगिनी। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये अवंती का राजकुमार था, यह राज्यपाल था। अशोक की किस पत्नी का उल्लेख मिलता है? करुआ की। महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र पुत्रियां हैं? अशोक की। अशोक का नाम 4 लघु शिलालेख में मिलता है, किसमें? मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उर्गेलन। ये ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे चलते हैं। अशोक में बौद्ध धर्म में दीक्षित यानी अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो उपगुप्त ने किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने किया था? टी फैंथलर ने। अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन सी? ब्रह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और अरमाइक लिपि। अशोक ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? तो ये श्रीनगर की। किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्य को अपनी संतान कहा है? तो प्रथम अभिलेख में। किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है? तो भाबरू। अशोक के समकालीन लंका का राजा कौन था? तो ये तिष्य था। अशोक के किस शिलालेख की खोज पहले की गई थी? शहबाजगढ़ी में की गई थी। अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब किया था? तो ये किया था 261 ईसा पूर्व में। हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग पर किसका शासन था? नंदराज का। यानी कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय कलिंग पर किसका शासन था? नंदराज का। कलिंग युद्ध का विवरण किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित हुए। यानी कि जब विजय कलिंग को जीत लिया था, तो अशोक ने क्या किया था कि 2 केंद्र स्थापित किए थे। कौन कौन से? उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। कौटिल्य के अनुसार कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। किस राज्य में अशोक कालीन कोई साक्ष्य नहीं मिले? असम में। अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा कब की थी? 10वें शिलालेख में। 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष की थी। नेपाल की तराई से कौन से 2 अभिलेख प्राप्त हुए? तो रुमनीदेही और निगलीवा। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 121। अशोक की धम्म यात्रा का क्रम क्या है? पहले लुम्बिनी में गया था, उसके बाद फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, श्रावस्ती, गया और कुशीनगर। यानी अशोक ने जो धम्म यात्रा शुरू की थी, वो सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? लुम्बिनी से शुरू की थी। उसके बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, फिर गया और कुशीनगर। फिर दिल्ली टोपरा अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई? पशु बलि की। अशोक के 7वें व 8वें शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? तीर्थ यात्रा का। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। मोर का चित्र अशोक के किस स्तंभ लेख में मिलता है? नंदगढ़। अशोक का सरायकुना तथा गंधार अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक और अरमाई भाषा में लिखा गया है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो कार्लाइल ने की थी। अशोक का कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक का पसंदीदा पक्षी कौन था? मयूर। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले इसने क्या किया था? जैन धर्म का, तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के राजत्व संबंधी अवधारणा का विवेचन किसमें मिलता है? 6वें शिलालेख में। ब्रह्मगिरी शिलालेख में अशोक द्वारा कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताने का उल्लेख मिलता है? 256 रातें।
अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था 14वें शिलालेख में। रानी का अभिलेख कहाँ स्थित है? कौशाम्बी अभिलेख में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्नीदेही। अशोक किसका संरक्षक था? कला का। 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किस अभिलेख में कहा गया है कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जाता है? तो ये 10वें धम्म अभिलेख में कहा गया है। आइए अब देखते हैं कि मौर्य प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। अशोक के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार कहलाते थे, या राष्ट्रिक, या फिर आर्यपुत्र। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु संबंधित थी राजनीति और प्रशासन से। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो 18। राज्य का वित्त मंत्री कौन होता था? मुख्य समाहर्ता होता था। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सन्निधाता कहा जाता था। राज्य के अधीन चलने वाले कारखानों की देखभाल कौन करता था? तो कर्मांतिक करता था। सेना की आवश्यकता की जो उसकी जरूरतें होती थी उसे पूरा कौन करता था? तो दंडपाल। अंगरक्षक सेना का प्रधान कौन होता था? अनर्थवशिक। व्यापार से जो धन प्राप्त होते थे कर के रूप में, उसे कौन एकत्र करता था? शुल्काध्यक्ष। तौल की इकाइयों को नियंत्रित कौन करवाता था? पौतवाध्यक्ष। कृषि की देखभाल कौन करता था? सीताध्यक्ष। व्यापार की देखभाल कौन करता था? पर्णाध्यक्ष। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासक को क्या कहा था? एस्ट्रोनोमी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी कौन था? महामात्र सर्प। बात समझ में आ रही है? मौर्य काल में 2 गुप्त संस्था कौन सी थी? संस्था और संचारा। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेनापति। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेवमार्तक। अशोक के समय में जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। मौर्य काल में भूमि कर लिया जाता था 1/4 से 1/6 के बीच। मौर्य काल में आयात कर को कहा जाता था प्रवेश। मुद्रा की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? रूपदर्शक। मौर्य काल में चांदी की मुद्रा को कहते थे पर्ण। अंतिम सम्राट मौर्य काल का कौन था? बृहदत्त। मौर्य काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये विष्णु पुराण से मिलती है। आइए अब देखते हैं मौर्य काल की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इसमें क्या होता था कि जो निर्माण कार्य में हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। लौह अयस्कों का सदा हुआ प्रयोग होता था। चमत्कार पॉलिश का प्रयोग होता था। भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग किया जाता था। मूर्तियों का निर्माण किस विधि से क्या होता था? चिपकर विधि से। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। भारत में राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्तंभ से। मौर्य काल में किसका प्रचलन था? तो विधवा विवाह का। मौर्य काल में किसका प्रचलन नहीं था? सती प्रथा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये कौटिल्य थे। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाखादत्त। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। स्ट्रेबो और जास्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो ये कहा था सेंट्रोकूटस। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था? एंड्रोकोटस। फिलार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध का। देखिए आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा था। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, साथ देते रहिए। यकीन मानिए कि आपका धीरे धीरे बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। और हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और इस यकीन से हुआ हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं और ये सारे आपके IAS PCS और RO ARO समीक्षा अधिकारी में कुछ आए हुए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न है जो कि आ सकने की उम्मीद के आधार पर हैं। देखिए तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसको अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा
और कोशिश करिएगा कि आप प्रॉपर एक वे में बने रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अभी टाइम है, तब तक हम डिस्कस पूरा हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर हाजिर होंगे, जिससे हम और हमारी तैयारी और अच्छी बेहतर हो पाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी मेहनत करेंगे, कल के लिए अभी मेहनत करेंगे तो कल आपका बहुत अच्छा होगा। इस उम्मीद से कि कल हमारा अच्छा होगा। मेहनत आज करनी है, जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना अच्छा हमको फल मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।